नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय कुमार गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खैरताबाद में हिंदी प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। आज के इस वीडियो लेसन में श्रेष्ठ कथाकार आदरणीय यशपाल जी का परिचय प्राप्त करेंगे। यशपाल जी को विशेष सफलता उपन्यासों में मिली है, अर्थात अब इनके जो कविताएं के बारे में उतना पता नहीं चलता है, यानी कि प्रमुख रूप से ये कथाकार है जिन्होंने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा आदि लिखे हैं। तो आज हम इस महान कथाकार की चर्चा करेंगे और इसके बाद इनके द्वारा लिखित पर्दा कहानी की समीक्षा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने यशपाल जी के परिचय को 6 बिंदुओं के द्वारा समझाने का प्रयत्न करूँगा। इसमें पहला बिंदु है जन्म। अब इनका जन्म हुआ है 3 दिसंबर 1903। ध्यान दीजिए, इनका जन्म हुआ है 3 दिसंबर 1903 को फिरोजपुर छावनी पंजाब में हुआ था। तो ये देखिए, कई बार पूछा जाता है कि जन्म तिथि यानी जन्म कब हुआ था और फिर उसके बाद में कहाँ हुआ था, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर दोनों प्रश्नों के जवाब है। इनका जन्म 3 दिसंबर 1903 को फिरोजपुर छावनी पंजाब में हुआ था। ये हो गया पहला बिंदु। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा बिंदु है मृत्यु। अब इनकी मृत्यु है 26 दिसंबर, अर्थात इनका जन्म भी दिसंबर महीने में हुआ था और इनकी मृत्यु भी दिसंबर में हुई है, अर्थात 26 दिसंबर 1976। 26 दिसंबर 1976 यानी 1976 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। अब देखिए, इनका जन्म पंजाब में हुआ और इनकी मृत्यु उत्तर प्रदेश में हुई, वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो ये हो गया जन्म मृत्यु के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बिंदु नंबर 3। अब बिंदु नंबर 3 में यहाँ पर मैंने रखा है परिवार। अब इनके परिवार के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो यशपाल जी के पिता का नाम हीरालाल और माता का नाम प्रेम देवी। देखिए, इनके माता पिता का नाम है हीरालाल, माता का नाम है प्रेम देवी। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि यशपाल जी के पिता का नाम क्या है या फिर यशपाल जी के माता का नाम क्या है। तो अब ये दोनों नाम हीरालाल और प्रेम देवी को याद रखिए। कहा जाता है कि इनके पूर्वज कांगड़ा जिले के निवासी थे और इनके पिता हीरालाल को विरासत के रूप में 200-400 गज जमीन तथा एक कच्चे मकान के अतिरिक्त और कुछ नहीं प्राप्त हुआ था। अब देखिए, इनको विरासत में कोई ज़्यादा धन दौलत नहीं मिली थी और मेरे ख्याल से अब इनका परिवार उतना अमीर भी नहीं था। तो उनको देखिए बहुत छोटी यानी 400 गज ज़मीन और एक कच्चा मकान ही उनको देखिए विरासत के रूप में मिला था। लेकिन इन्होंने अपनी आजीविका चलाने के लिए हीरालाल ने छोटी सी किराने की दुकान लगा ली। लोग उन्हें लाला कहकर पुकारते थे। बीच बीच में वे घोड़े पर सामान लादकर फेरी के लिए आसपास के गांव में भी जाते थे। अपने व्यवसाय से जो थोड़ा बहुत पैसा उन्होंने इकट्ठा किया था उसे वे बिना किसी पुख्ता लिखापढ़ी के हाथ उधारू तौर पर सूद पर उठाया करते थे। अर्थात इनको देखिए विरासत में ज़्यादा इनको धन वगैरह नहीं मिला था, इसीलिए देखिए यशपाल जी के पिता हीरालाल को किराने की दुकान आदि चला कर देखिए अपनी आजीविका को चलाना पड़ा, आगे बढ़ाना पड़ा। तो ये हो गया देखिए इनका परिवार में देखिए माता पिता का नाम तो याद रखने जैसी बात है, यानी पिता माता का नाम, उनके बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इनकी शिक्षा दीक्षा आदि। अब इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुई, अब इस पर भी देखिए हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यशपाल जी की आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में, अब देखिए उसी स्थानीय स्कूल यानी फिरोजपुर छावनी में ही इनकी प्रारंभिक शिक्षा वहाँ पे आरंभ हुई और उच्च शिक्षा लाहौर में पाई। और उच्च शिक्षा देखिए इन्होंने लाहौर, अब ये लाहौर देखिए अभी देखिए पाकिस्तान में है और तब तो देखिए अखंड भारत था। तो उस समय देखिए ये यानी असल में देखिए पाकिस्तानी है, लेकिन बाद में देखिए 1947 में ये भारत में आ गए थे, यानी भारत को अपना देश मानकर ये आ गए थे।
लेकिन इनकी जो उच्च शिक्षा है वह लाहौर में ही हुई थी। इनकी माँ प्रेम देवी ने उन्हें आर्य समाज का तेजस्वी प्रचारक बनाने की दृष्टि से शिक्षार्थ गुरुकुल कांगड़ी भेज दिया। अब देखिए इनकी माता का प्रेम देवी कहा जाता है कि वो तो विदुषी महिला थी और उनको लगा कि भाई मेरा बेटा एक आर्य समाज का प्रचारक बनना चाहिए और इसीलिए उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी भेज दिया। गुरुकुल के वातावरण में बालक यशपाल के मन में विदेशी शासन के प्रति विरोध की भावना भर गई। अर्थात वहीं से देखिए उनके बचपन में ही, यानी जो वो स्कूली जगत से जहाँ पर उनके आरंभिक शिक्षा हुई थी, वहीं से ही देखिए विदेशी शासन के प्रति इनके मन में विरोधी भावना भर गई थी। और इसीलिए देखिए इनके जो उपन्यासें हैं, यानी जैसे देखिए दादा कामरेड है, पार्टी कामरेड है, अब झूठा सच, ये जितनी इनके उपन्यासें हैं उन उपन्यासों में ये सारी भावनाएं या ये सारा जो उनका जो मन का जो विरोध है वो प्रकट होता है। यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। अर्थात यशपाल जी बहुत ही सौभाग्यशाली है कि जिन्होंने भगत सिंह के साथ मिलकर यानी भारत को स्वतंत्र बनाने में अपना योगदान दिया। तो इस तरह हो गया देखिए इनकी शिक्षा दीक्षा। अब हम आगे बढ़ते हैं और पांचवा बिंदु है रचनाएं। अब देखिए इनकी रचनाओं को हम 3 भागों में अलग अलग कर सकते हैं। पहला है उपन्यास, फिर दूसरा है कहानी और तीसरा है आत्मकथा। अब यहाँ पर देखिए हम पहला रचनाओं के अंतर्गत हम पहला देखिए उपन्यास पर चर्चा करेंगे कि इनके कौन से प्रमुख उपन्यास थे। तो यहाँ पर देखिए मैं कुछ उपन्यासों के नाम गिनाऊंगा। अब देखिए पहला उपन्यास है इनका देशद्रोही। ध्यान दीजिए, अब इनके उपन्यासों के नाम से ही पता चल जाता है कि ये कितने देश प्रेमी थे। तो पहला है देशद्रोही, फिर दूसरा उपन्यास है पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच तथा मेरी तेरी उसकी बात। ये सारी देखिए इनकी उपन्यासें हैं और ये प्रमुख उपन्यासें हैं। और हम अब कब उपन्यास के बाद कहानी संग्रह की चर्चा करते हैं। कहानी संग्रह में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी। अब देखिए इनके जो रचनाओं के जो नाम हैं, नाम में ही एक आकर्षण है। जैसे देखिए ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी। ये देखिए इनकी कहानी संग्रह है, यानी लगभग देखिए 4 कहानी संग्रह इनके हैं। और आत्मकथा, इन्होंने एक आत्मकथा भी लिखी है और उस आत्मकथा का नाम है सिंहावलोकन। तो सिंहावलोकन में देखिए अब उन्होंने अपने जीवन के बारे में लिखा है, बचपन से लेकर आगे तक, यानी मृत्यु तक, यानी मृत्यु होने से पहले, क्योंकि वही तो आत्मकथा तो उससे पहले लिखी जाती है ना। तो खैर ये उनकी आत्मकथा है सिंहावलोकन। तो इस तरह देखिए यहाँ पर 5 यानी बिंदु नंबर 5 हो गया। अब देखिए अंतिम बिंदु है बिंदु नंबर 6। अब इसमें देखिए हम इसके पुरस्कार के बारे में पता करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो यशपाल जी है, इनको तेरी मेरी उसकी बात, ये उपन्यास है उनका। तो तेरी मेरी उपन्यास बात, तेरी मेरी उसकी बात, ये उपन्यास का नाम है। और इस उपन्यास के लिए यशपाल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अब देखिए ये उनका पहला पुरस्कार है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो श्रेष्ठ साहित्यकारों को दिया जाता है। साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में दिए गए योगदान के लिए भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया था। अब देखिए इनको साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में दिए गए योगदान के लिए भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था। अब देखिए अब इनको और भी ये है देव पुरस्कार। अब देखिए देव पुरस्कार ये एक तरह का पुरस्कार था, जिसको देखिए देव पुरस्कार। उसके बाद सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, फिर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। तो इस तरह के देखिए पुरस्कार भी इनको मिले हैं। तो यहाँ पर देखिए आज हम इसकी कहानियों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि आज हम इनकी प्रसिद्ध कहानी पर्दा कहानी के बारे में हम चर्चा करेंगे। और देखिए यशपाल की जो विशेषता है, अब उनकी विशेषता ये है कि उनकी कहानियों में सर्वदा कथा रस मिलता है। यानी जैसे जैसे देखिए आप पढ़ते जाते हैं, यानी उस कथा को पढ़ने के बाद एक रस मिलता है, एक आनंद मिलता है। वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण और तीखा व्यंग इनकी कहानियों की विशेषताएं हैं।
ध्यान दीजिए, वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण और तीखा व्यंग, इनकी कहानियों की विशेषताएं हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब इधर देखिए, स्क्रीन पर देखिए, पर्दा, ये कहानी का नाम है पर्दा। तो आज हम इस कहानी को पढ़ेंगे। तो आप लोग की सुविधा के लिए देखिए मैंने कहानी यहाँ पर यानी इधर दिया गया है। तो आप भी देखिए, स्क्रीन पर देखिए और मेरे साथ आप भी पढ़िए, तो और ज़्यादा अच्छी तरह देखिए हम कहानी को समझ पाएंगे। अब कहानी की शुरुआत होती है। चौधरी पीर बख्श के दादा चुंगी के महकमे में दारोगा थे। अब देखिए चौधरी पीर बख्श, अब उनके दादा। अब देखिए ये पहले वाक्य से ही हमारी उत्सुकता बढ़ जाती है कि भाई ये पीर बख्श कौन है और इनके दादा कौन है। खैर, आमदनी अच्छी थी, एक छोटा पर पक्का मकान भी उन्होंने बनवा लिया। लड़कों को पूरी तालीम दी। दोनों लड़के एंट्रेंस पास कर रेलवे और डाक खाने में बाबू हो गए। अब देखिए इनके दो लड़के हैं, पीर बख्श यानी उनके दादा के। चौधरी साहब की जिंदगी में लड़कों के ब्याह और बाल बच्चे भी हुए, लेकिन ओहदे में खास तरक्की न हुई। वही 30 और 40 रुपए माहवार का दर्जा। अपने ज़माने की याद कर चौधरी साहब कहते, वो भी क्या वक्त थे, लोग मिडिल पास कर डिप्टी कलेक्टरी करते थे, और आजकल की तालीम है कि एंट्रेंस तक अंग्रेजी पढ़कर लड़के 30-40 से आगे नहीं बढ़ पाते। अर्थात ये जो देखिए रोज़गार का जो समस्या थी उस समय भी थी और आज भी है। बेटों को ऊंचे ओहदों पर देखने का अरमान लिए ही उन्होंने आंखें मूंद ली। इंशाअल्लाह चौधरी साहब के कुनबे में बरकत हुई। चौधरी फजल कुर्बान रेलवे में काम करते थे। अल्लाह ने उन्हें 4 बेटे और 3 बेटियां दी। चौधरी इलाही बख्श डाक खाने में थे। उन्हें भी अल्लाह ने 4 बेटे और 2 लड़कियां बख्शी। अब देखिए उनके जो दादा थे, उनके दादा को यानी पीर बख्श के दादा को दो बेटे हुए। एक का नाम है फजल कुर्बान, चौधरी फजल कुर्बान, और दूसरा है चौधरी इलाही बख्श। अब ये दोनों को भी देखिए 3 बेटियां 2 बेटे, यानी भरा पूरा परिवार रहता है। चौधरी खानदान अपने मकान को हवेली पुकारता था। नाम बढ़ा देने पर जगह तंग ही रही। दारोगा साहब के ज़माने में जनाना भीतर था और बाहर बैठक में वे मोढ़े पर बैठ नेचा गुड़गुड़ाया करते। जगह की तंगी की वजह से उनके बाद बैठक भी जनाने में शामिल हो गई और घर की ड्योढ़ी पर पर्दा लटक गया। अब ये जो पर्दा है, अब ये पर्दे के बारे में देखिए पूरी कहानी पर्दे के इर्द गिर्द घूमती है। बैठक न रहने पर भी घर की इज्जत का ख्याल था, इसलिए पर्दा बोरी के टाट का नहीं बढ़िया किस्म का रहता। जाहिर है दोनों भाइयों के बाल बच्चे एक ही मकान में रहने पर भी भीतर सब अलग अलग था। डोडी का पर्दा कौन भाई लाए, इस समस्या का हल इस तरह हुआ कि दारोगा साहब के ज़माने की पलंग की रंगीन दरियाँ एक के बाद एक ड्योढ़ी में लटकाए जाने लगी। अर्थात आप देखिए ये पीर बख्श के दादा के जो 2 बेटे थे, अब ये बेटे देखिए पर्दा तक लगाने की अब उनकी औकात नहीं रही थी। तीसरी पीढ़ी के ब्याह शादी होने लगे। आखिर चौधरी खानदान की औलाद को हवेली छोड़ दूसरी जगह तलाश करनी पड़ी। चौधरी इलाही बख्श के बड़े साहबजादे एंट्रेंस पास कर डाक खाने में 20 रुपए की कलर की पा गए। अब देखिए यहाँ पर ये चौधरी इलाही बख्श, अब उसको याद रखिए, और दूसरे साहबजादे मिडिल पास कर अस्पताल में कंपाउंडर बन गए। जो जो जमाना गुजरता जाता तालीम और नौकरी दोनों मुश्किल होती जाती। तीसरे बेटे होनहार थे, उन्होंने वजीफा पाया। जैसे तैसे मिडिल कर स्कूल में मुदरिस देहात चले गए। अब ये देखिए गांव में चले जाते हैं मुदरिस बनकर। चौथे लड़के पीर बख्श। अब देखिए पीर बख्श, जैसे देखिए कहानी के आरंभ में देखिए पीर बख्श के दादा का यानी यह है, यानी कहानी है पीर बख्श पर केंद्रित है। तो चौथा लड़का है पीर बख्श, ये इलाही बख्श का बेटा है पीर बख्श। प्राइमरी से आगे न बढ़ सके। आजकल की तालीम माँ बाप पर खर्च के बोझ के सिवा और क्या। स्कूल की फीस हर महीने और किताबों कापियों और नक्शों के लिए रुपए ही रुपए। चौधरी पीर बख्श का भी ब्याह हो गया। मौला के करम से बीवी की गोद भी जल्द ही भरी।
पीर बख्श ने रोजगार के तौर पर खानदान की इज्जत के ख्याल से एक तेल की मिल में मुंशीगिरी कर ली। तालीम ज़्यादा नहीं तो क्या, सफ़ेद पोश खानदान की इज्जत का पास तो था। मजदूरी और दस्तकारी उनके करने की चीज़ें न थी। चौकी पर बैठते कलम दवात का काम था। 12 रुपया महीना अधिक नहीं होता। अब देखिए उस समय देखिए उनको 12 रुपया महीना मिलता था, तो आज के बारे में तो हंसी आती है, 12 रुपये में चाय नहीं आती है। खैर, तो 12 महीना देखिए वेतन उनको मिलता था पीर बख्श को। चौधरी पीर बख्श को मकान सितवा की कच्ची बस्ती में लेना पड़ा। मकान का किराया 2 रुपया था। आसपास गरीब और कमीने लोगों की बस्ती थी। कच्ची गली के बीचों बीच गली के मुहाने पर लगे कमेटी के नल से टपकते पानी की काली धार बहती रहती, जिसके किनारे घास उगाई थी। नाली पर मच्छरों और मक्खियों के बादल उमड़ते रहते। सामने रमजानी धोबी की भट्टी थी, जिसमें से धुआं और सजी मिले उबलते कपड़ों की गंध उड़ती रहती। दाईं ओर बीकानेरी मोचियों के घर थे। बाईं ओर वर्कशॉप में काम करने वाले कूली रहते। अर्थात देखिए ये एक उतनी अच्छी कॉलोनी नहीं थी, जहाँ पर देखिए बहुत ही निम्न स्तर के लोग रहते थे और शायद वहाँ पर गंदगी भी ज़्यादा थी। और इसी बात का चित्रण यहाँ पर यशपाल जी यहाँ पर करते हैं। इस सारी बस्ती में चौधरी पीर बख्श ही पढ़े लिखे सफ़ेद पोश थे। अब देखिए वो कितनी यानी निम्न दर्जे के लोग वहाँ पर रहते थे, जहाँ पर देखिए ये केवल यानी 7वीं पास ही है। सिर्फ उनके ही घर की डोडी पर पर्दा था। सब लोग उन्हें चौधरी जी, मुंशी जी कहकर सलाम करते। उनके घर की औरतों को कभी किसी ने गली में नहीं देखा। लड़कियां 4-5 बरस तक किसी कामकाज से बाहर निकलती और फिर घर की आबरू के ख्याल से उनका बाहर निकलना मुनासिब न था। पीर बख्श खुद ही मुस्कुराते हुए सुबह शाम कमेटी के नल से घड़े भर लाते। चौधरी की तनख्वाह 15 बरस में 12 से 18 हो गई। खुदा की बरकत होती है तो रुपए पैसे की शक्ल में नहीं, आल औलाद की शक्ल में होती है। 15 बरस में 5 बच्चे हुए, पहले 3 लड़कियां और बाद में 2 लड़के। दूसरी लड़की होने को थी तो पीरबख्श की वालदा मदद के लिए आई। वालिद साहब का इंतकाल हो चुका था। दूसरा कोई भाई वालदा की फिक्र करने आया नहीं। वे छोटे लड़के के यहाँ ही रहने लगी। अब देखिए यहाँ पर उनकी तो नौकरी, एक छोटी सी नौकरी थी, उस पर देखिए 5 बच्चे और उस पर देखिए उनका माँ का भी बोझ इन पर आ गया था। वैसे देखिए 3 भाई थे, दूसरे भाई अच्छी पोजीशन में थे, लेकिन पीर बख्श के पास ही उनकी माँ रहती थी। जहाँ बाल बच्चे और घर बार होता है 100 किस्म की झंझटें होती है। कभी बच्चे को तकलीफ है तो कभी जच्चा को। ऐसे वक्त में कर्ज की ज़रूरत कैसे न हो, घर बार हो तो कर्ज भी होगा ही। मिल की नौकरी का कायदा पक्का होता है। हर महीने की 7 तारीख को गिनकर तनख्वाह मिल जाती है। पेशगी से मालिक को चीड़ है। कभी बहुत ज़रूरत पर ही मेहरबानी करते। ज़रूरत पड़ने पर चौधरी घर की कोई छोटी मोटी चीज़ गिरवी रखकर उधार ले आते। गिरवी रखने से रुपए के 12 आने ही मिलते। ब्याज मिलाकर 16 आने हो जाते और फिर चीज़ के घर लौट आने की संभावना न रहती। अब ये देखिए ग्रामीण जीवन में आज भी ऐसा ही हो रहा है। ग्रामीण लोग, किसान लोग, मजदूर लोग अपने घर की चीज़ें देखिए साहूकारों के पास देखिए वो गिरवी रखते हैं और फिर देखिए उस पर इतना ब्याज और ये बढ़ जाता है कि फिर वो उसको वापस नहीं छुड़ा पाते हैं, वही साहूकार के घर में ही रह जाती है। अर्थात यहाँ पर देखिए पीर बख्श की जो कहानी है ये लगभग देखिए गाँव में और ख़ास करके देखिए जो मिडिल क्लास या फिर देखिए जो अपने इज्जत शोहरत से देखिए ये अपनी झूठी प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहते हैं, ऐसे लोग देखिए इस तरह के कर्जों में फंसे रहते हैं और धीरे धीरे खोखले होते जाते हैं। मोहल्ले में चौधरी पीर बख्श की इज्जत थी। इज्जत का आधार था घर के दरवाजे पर लटका पर्दा। भीतर जो हो पर्दा सलामत रहता। कभी बच्चों की खींच खांच या बेदर्द हवा के झोंकों से उसमें छेद हो जाते तो पर्दे की आड़ से हाथ सुई धागा ले उसकी मरम्मत कर देते। अर्थात यहाँ पर देखिए पीर बख्श की हालत ऐसी हो गई थी कि अगर उनका पर्दा फट जाता था तो नए पर्दा ला नहीं सकते थे, इसीलिए उसी पर्दे को सुई धागा से सी देते थे।
दिनों का खेल, मकान की डोडी के किवाड़ गलते गलते बिल्कुल गल गए। कई दफ़े कसे जाने से पेंच टूट गए और सुराख ढीले पड़ गए। मकान मालिक सुरजू पांडे को उसकी फिक्र न थी। चौधरी कभी जाकर कहते सुनते तो उत्तर मिलता, कौन बड़ी रकम थमा देते हो, 2 रुपये किराया और वह भी 6-6 महीने का बकाया। जानते हो लड़की का क्या भाव है, लकड़ी का क्या भाव है, न हो मकान छोड़ जाओ। आखिर किवाड़ गिर गए। रात में चौधरी उन्हें जैसे तैसे चौखट से टिका देते। रात भर दहशत रहती कि कहीं कोई चोर न आ जाए। अब देखिए इस तरह देखिए धीरे धीरे पीरबख्श की हालत और भी देखिए खराब होती जाती है। मोहल्ले में सफ़ेद पोशी और इज्जत होने पर भी चोर के लिए घर में कुछ न था। शायद एक भी साबित कपड़ा या बर्तन ले जाने के लिए चोर को न मिलता। पर चोर तो चोर है, छीनने के लिए कुछ न हो तो भी चोर का डर तो होता ही है। वह चोर जो ठहरा, चोर से ज़्यादा फिक्र थी आबरू की। किवाड़ न रहने पर पर्दा ही आबरू का रखवारा था। वह पर्दा भी तार तार होते होते एक रात आंधी में किसी भी हालत में लटकने लायक न रह गया। दूसरे दिन घर की एकमात्र पुश्तैनी चीज दरी दरवाजे पर लटक गई। मोहल्ले वालों ने देखा और चौधरी को सलाह दी, अरे चौधरी, इस जमाने में दरी यूं काहे खराब करोगे, बाजार से ला टाट का टुकड़ा न लटका दो। पीरबख्श टाट की कीमत भी आते जाते कई दफ़े पूछ चुके थे। 2 गज टाट 8 आने से कम में न मिल सकता था। हंसकर बोले, होने दो, क्या है, हमारे यहाँ पक्की हवेली में भी ड्योढ़ी पर दरी का ही पर्दा रहता था। कपड़े की महंगाई के इस जमाने में घर की 5 औरतों के शरीर से कपड़े जीर्ण होकर यूं गिर रहे थे जैसे पेड़ अपनी छाल बदलते हैं। पर चौधरी साहब की आमदनी से दिन में एक दफ़े किसी तरह पेट भर सकने के लिए आटा के अलावा कपड़े की गुंजाइश कहाँ। अब देखिए उनकी यानी पीरबख्श जो कमाई थी उससे केवल एक वक्त की रोटी मिल सकती थी और देखिए बाकी कुछ भी नहीं ले सकते थे। खुद उन्हें नौकरी पर जाना होता। पायजामा में जब पैबंद संभालने की ताब न रही, मार्किन का एक कुर्ता पायजामा जरूरी हो गया। पर लाचार थे, गिरवी रखने के लिए घर में जब कुछ भी न हो, गरीब का एकमात्र सहायक है पंजाबी खान। अब पंजाबी खान देखिए एक ये पैसों का लेन देन करता है। रहने की जगह भर देखकर वह रुपया उधार दे सकता है। 10 महीने पहले गोद के लड़के बरकत के जन्म के समय पीरबख्श को रुपए की ज़रूरत आ पड़ी। कहीं और कोई प्रबंध न हो सकने के कारण उन्होंने पंजाबी खान बब्बर अली खां से 4 रुपए उधार ले लिए थे। बब्बर अली खां का रोजगार सितवा के उस कच्चे मोहल्ले में अच्छा खासा चलता था। बीकानेरी मोची, वर्कशॉप के मजदूर और कभी कभी रमजानी धोबी सभी बब्बर मियाँ से कर्ज लेते रहते। कई दफ़े चौधरी पीरबख्श ने बब्बर अली को कर्ज और सूद की किस्त न मिलने पर अपने हाथ के डंडे से ऋणी का दरवाज़ा पीटते देखा था। उन्हें साहूकार और ऋणी में बीच बचौल भी करना पड़ा था। खान को वे शैतान समझते थे, लेकिन लाचार हो जाने पर उसी की शरण लेनी पड़ी। 4 आना रुपया महीने पर 4 रुपया कर्ज लिया। शरीफ खानदानी मुसलमान भाई का ख्याल कर बब्बर अली ने 1 रुपया माहवार की किस्त मान ली। 8 महीने में कर्ज अदा होना तय हुआ। खान की किस्त न दे सकने की हालत में अपने घर के दरवाजे पर फजीत हो जाने की बात का ख्याल कर चौधरी के रोए खड़े हो जाते। 7 महीने फाका करके भी वे किसी तरह से किस्त देते चले गए। लेकिन जब सावन में बरसात पिछड़ गई और बाजरा भी रुपए का 3 सेर मिलने लगा, किस्त देना असंभव न रहा। खान 7 तारीख की शाम को ही आया। चौधरी पीरबख्श ने खान की दाढ़ी छू और अल्लाह की कसम खा 1 महीने की मुआफ़ी चाही। अगले महीने 1 का सवा देने का वायदा किया। खान टल गया। भादों में हालत और भी परेशानी की हो गई। बच्चों की माँ की तबीयत रोज़ रोज़ गिरती जा रही थी। खाया पिया उसके पेट में न ठहरता। पत्ते के लिए उसको गेहूं की रोटी देनी जरूरी हो गया। गेहूं मुश्किल से रुपए की सिर्फ 2.5 सेर मिलता। बीमार का जी ठहरा कभी प्याज के टुकड़े या धनिए की खुशबू के लिए ही मचल जाता। कमी
पैसे की सौंफ, अजवाइन, काले नमक की ही ज़रूरत हो तो पैसे की कोई चीज़ मिलती ही नहीं। बाजार में तांबे का नाम ही नहीं रह गया। नाहक इकन्नी निकल जाती है। चौधरी को 2 रुपये महंगाई भत्ते के मिले, पर पेशगी लेते लेते तनख्वाह के दिन केवल 4 ही रुपये हिसाब में निकले। बच्चे पिछले हफ्ते लगभग फाके से थे। चौधरी कभी गली से 2 पैसे की चौराई खरीद लाते, कभी बाजरा उबाल सब लोग कटोरा कटोरा भर पी लेते। बड़ी कठिनता से मिले 4 रुपये में से 1.25 रुपया खान के हाथ में धर देने की हिम्मत चौधरी को न हुई। मिल से घर लौटते समय वे मंडी की ओर टहल गए। 2 घंटे बाद जब समझा खान टल गया होगा और अनाज की गठरी ले वे घर पहुंचे। खान के भय से दिल डूब रहा था, लेकिन दूसरी ओर 4 भूखे बच्चों, उनकी माँ, दूध न उतर सकने के कारण सूखकर कांटा हो रहे गोद के बच्चे और चलने फिरने से लाचार अपनी ज़ईफ माँ की भूख से बिलबिलाती सूरतें आंखों के सामने नाच जाती। धड़कते हुए हृदय से वे कहते जाते, मौला सब देखता है, खैर करेगा। अब यहाँ पर देखिए एक सवाल उठता है, अगर पीर बख्श जब इतने गरीब थे, इतना घर चलाना मुश्किल हो रहा था, तो अपने बच्चों को कुछ न कुछ काम में लगा सकता था, लेकिन अपनी खानदान की प्रतिष्ठा के लिए, वह एक झूठी प्रतिष्ठा के लिए ये सारा बोझ सहते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। 7 तारीख की शाम को असफल हो खान 8 की सुबह तड़के चौधरी के मिल जाने से पहले ही अपना डंडा हाथ में लिए दरवाजे पर मौजूद हुआ। रात भर सोच सोचकर चौधरी ने खान के लिए बयान तैयार किया। मिल के मालिक लालाजी 4 रोज के लिए बाहर गए हैं। उनके दस्तखत के बिना किसी को भी तनख्वाह नहीं मिल सकी। तनख्वाह मिलते ही वह 1.25 रुपया हाजिर करेगा। माकूल वजह बताने पर भी खान बहुत देर तक गुर्राता रहा। हम वतन छोड़ के परदेश में पड़ा है, ऐसे रुपया छोड़ देने के वास्ते हम यहाँ नहीं आया है। हमारा भी बाल बच्चा है, 4 रोज में रुपया नहीं देगा तो अब तुम्हारा डैश 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 कर देगा। अब वो शायद थोड़े से तोतली जबान में बोलते थे। 5वें दिन रुपया कहाँ से आ जाता। अब देखिए उन्होंने 4 दिन की तो मोहलत ले ली थी, लेकिन अब 4 दिन के बाद तो देखिए फिर वो पठान आ जाता, तो 5वें दिन पैसा कहाँ से आने वाला था। तनख्वाह मिले अभी हफ्ता भी नहीं हुआ, मालिक ने पेशगी देने से साफ इनकार कर दिया। 6ठे दिन किस्मत से इतवार था। मिल में छुट्टी रहने पर भी चौधरी खान के डर से सुबह ही बाहर निकल गए। जान पहचान के कई आदमियों को यहाँ गए, इधर उधर की बातचीत कर वे कहते, अरे भाई हो तो 20 आने पैसे दो, पैसे तो दो एक रोज के लिए देना, ऐसे ही ज़रूरत आ पड़ी है। उत्तर मिला, मियाँ पैसे कहाँ इस ज़माने में, पैसे का मोल कौड़ी नहीं रह गया, हाथ में आने से पहले ही उधार में उठ गया तमाम। दोपहर हो गई, खान आया भी होगा तो इस वक्त तक बैठा नहीं रहेगा, चौधरी ने सोचा और घर की तरफ चल दिए। घर पहुंचने पर सुना खान आया था और घंटे भर तक डोडी पर लटके दरी के पर्दे को डंडे से ठेल ठेल कर गाली देता रहा है। पर्दे की आड़ से बड़ी बीवी के बार बार खुदा की कसम खा यकीन दिलाने पर कि चौधरी बाहर गए हैं, रुपया लेने गए हैं। खान गाली देकर कहता, नहीं बच्चात, चोर भीतर में छिपा है, हम 4 घंटे में फिर आता है, रुपया लेकर जाएगा, रुपया नहीं देगा तो उसका खाल उतार कर बाजार में बेच देगा, हमारा रुपया क्या आराम का है। 4 घंटे से पहले ही खान की पुकार सुनाई दी। चौधरी पीर बख्श के शरीर में बिजली सी दौड़ गई और वे बिल्कुल निसत्व हो गए, हाथ पैर सुन्न और गला खुश्क। गाली दे पर्दे को ठेलकर खान के दोबारा पुकारने पर चौधरी का शरीर निर्जीव प्राय होने पर भी निश्चेष्ट न रह सका। वे उठकर बाहर आ गए। खान आग बबूला हो रहा था। पैसा नहीं देने का वास्ते चिपता है। एक से एक बढ़ती हुई 3 गालियां एक साथ खान के मुंह से पीर बख्श के पुरखों पीरों के नाम निकल गई। इस भयंकर आघात से पीर बख्श का खानदानी रक्त भड़क उठने के बजाय और भी निर्जीव हो गया। खान के घुटने छू अपनी मुसीबत बतावे मुआफ़ी के लिए खुशामद करने लगे। खान की तेजी बढ़ गई। उसके ऊंचे स्वर से पड़ोस के मोची
और मजदूर चौधरी के दरवाजे के सामने इकट्ठे हो गए। खान क्रोध में डंडा फटकार कर कह रहा था, पैसा नहीं देना था, लिया क्यों? तनख्वाह किधर में जाता? आरामी हमारा पैसा मारेगा? हम तुम्हारा खाल खींच लेगा। पैसा नहीं है तो घर पर पर्दा लटका के शरीफजादा कैसे बनता है? तुम हमको बीवी का गहना दो, बर्तन दो, कुछ तो भी दो, हम ऐसे नहीं जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो साहूकार था, या जो देखिए बब्बर खान था, पठान था, अब वो देखिए बिल्कुल अड़ गया था पैसे के लेने के लिए, और यहाँ पर पीर बख्श के पास तो कुछ था नहीं। बिल्कुल बेबस और लाचारी में दोनों हाथ उठा खुदा से खान के लिए दुआ मांग पीर बख्श ने कसम खाई, एक पैसा भी घर में नहीं, बर्तन भी नहीं, कपड़ा भी नहीं, खान चाहे तो बेशक उसकी खाल उतार कर बेच ले। अब देखिए जैसी स्थिति थी यानी पीर बख्श की, अब उन्होंने देखिए बोल दिया कि भाई घर में पैसा नहीं है, बर्तन नहीं है, कपड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब बोलता है मेरी खाल उतार लो। खान और आग हो गया। अब उसको और गुस्सा आ गया। हम तुम्हारा दुआ क्या करेगा, तुम्हारा खाल क्या करेगा, उसका तो जूता भी नहीं बनेगा। तुम्हारा खाल से तो यह टाट अच्छा। अब देखिए बात आई वह टाट के ऊपर, और जो टाट देखिए सारे घर की देखिए इज्जत को ढांक रहा था। तो खान ने डोडी पर लटका दरी का पर्दा झटक लिया। अब देखिए ये जो खान है उन्होंने डोडी के ऊपर जो दरी लटक रही थी, जो सारे घर की इज्जत को देखिए ढांक रही थी, अब उसको ही देखिए उस पर्दे को वो झटक लेते हैं। डोडी से पर्दा हटने के साथ ही जैसे चौधरी के जीवन की डोर टूट गई, वह डगमगाकर जमीन पर गिर पड़े। अब देखिए चौधरी पीर बख्श, अब देखिए वो यानी समाज में तो झूठी प्रतिष्ठा दिखाते थे कि भाई मैं भी ऊंचे खानदान का हूँ, लेकिन आज देखिए उनकी जो नंगी सच्चाई है वह सबके सामने आ गई थी। क्योंकि जैसे ही पर्दा हटा था तो घर के अंदर का जो दृश्य है अब वो कैसा रहा होगा, और उसकी कल्पना मात्र कर चौधरी पीर बख्श डगमगाकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। इस दृश्य को देख सकने की ताब चौधरी में न थी, परंतु द्वार पर खड़ी भीड़ ने देखा। घर की लड़कियां और औरतें पर्दे के दूसरे ओर घटती घटना के आतंक से आंगन के बीचों बीच इकट्ठी हो खड़ी कांप रही थी। सहसा पर्दा हट जाने से औरतें ऐसे सिकुड़ गई जैसे उनके शरीर का वस्त्र खींच लिया गया हो। वह पर्दा ही तो घर भर की औरतों के शरीर का वस्त्र था। अब देखिए कभी कभी देखिए ऐसी इतनी ज़्यादा गरीबी आ जाती है, लेकिन यहाँ पर जो ये जो पीर बख्श है वह केवल झूठी प्रतिष्ठा के लिए ये सब, यानी शायद यशपाल जी भी यही कहना चाहते हैं इस कहानी के माध्यम से। उनके शरीर पर बचे चिथड़े उनके 1/3 अंग ढकने में भी असमर्थ थे। जाहिल भीड़ ने घृणा और शर्म से आंखें फेर ली। उस नग्नता की झलक से खान की कठोरता भी पिघल गई। ग्लानि से थूक पर्दे को आंगन में वापिस फेंक क्रुद्ध निराशा में उसने लाहौल बिला कहा और असफल लौट गया। भय से चीख कर वोट में हो जाने के लिए भागती हुई औरतों पर दया कर भीड़ छंट गई। चौधरी बेसुध पड़े थे। जब उन्हें होश आया डोडी का पर्दा आंगन के सामने पड़ा था, परंतु उसे उठाकर फिर से लटका देने का सामर्थ्य उनमें शेष न था। शायद अब इसकी आवश्यकता भी न रही थी। पर्दा जिस भावना का अवलंब था वह मर चुकी थी। और इस तरह देखिए यहाँ पर ये जो कहानी है वह देखिए कहानी समाप्त होती है। लेकिन ये जो कहानी बहुत ही यथार्थवादी कहानी है, और अब इस कहानी को इस कहानी के द्वारा लेखक की एक विशेष प्रवृत्ति हमें दिखाई देती है। वह यथार्थ से सुरुचिपूर्ण संदेश द्वारा एक आदर्श का उपदेश देता है। समाज की एक झूठी धारणा तथा अपनी प्रतिष्ठा के झूठे प्रलोभन में फंसे व्यक्ति का
सजीव चित्रण करके लेखक ने समाज के समक्ष एक आदर्श रखा है। समाज के अनेक लोग अपनी खानदानी इज्जत को लोगों की नज़रों से ऊंचा बनाए रखने के लिए अनेक प्रकार के कष्ट सहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर पीर बख्श ने सहा है, प्रतिष्ठा की यह झूठी धारणा ही समाज के पतन का मुख्य कारण है। पर्दा कहानी में एक मुस्लिम परिवार की कथा लिखी है, किंतु लेखक का उद्देश्य केवल मुस्लिम समाज ही नहीं, हमारी झूठी परंपराओं की ओर संकेत है। और इस तरह देखिए हम इस कहानी को यहाँ पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।